हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का जो परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसी टॉपिक का आगे का आपका टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक जो कवर किया था वो आपका था रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रक्त स्कंदन के बारे में, रक्त थक्का के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, तो रक्त स्कंदन या रक्त थक्का को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले एक बात और बताया था कि इसमें बहुत सारा पॉइंट आपको मिलेगा जो आपके काम का बहुत चीज़ नहीं है। ठीक है, अंतर 2-3 बात जो हम आपको पूरा समझाने के बाद जो बताएंगे लास्ट में, वही आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि बायोलॉजी का आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। आप एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अदरवाइज पूरा डीप पढ़ने चक्कर में रहे तो फिर आप बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, फिर ये जब डीप पढ़ने वाला जो काम होता है वो नीट वाले लोगों के लिए होता है, वो सब करते रहते हैं सब काम। ठीक, देखिए पहला पॉइंट है कि जब शरीर के किसी हिस्से में कटता है या चोट लगता है तो क्या होगा, वहाँ से रुधिर बाहर निकलने लगेगा। ठीक, और जब वह रुधिर क्या होगा, हवा के संपर्क में आएगा तो वह जमने लगता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है कि मान लीजिए आपके शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगा, चोट लगने के बाद वहाँ से रक्त निकला, और रक्त क्या होगा, धीरे धीरे हवा के संपर्क में आने के बाद वो एक समय के बाद क्या होता है, वहाँ पे जम जाता है और अंत वो बाहर रक्त निकलना बंद हो जाता है। ठीक, तो रक्त स्कंदन होना क्या है, जरूरी है। यदि आपके रक्त स्कंदन नहीं होता है तो आपके लिए समस्या है। ठीक है, रक्त स्कंदन आपके पास यदि नहीं होता है, आपके शरीर में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समस्या है। शरीर के बाहर, सॉरी, शरीर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के कारण से होता क्या है कि जब शरीर आपको कहीं पे चोट लगता है तो रक्त का अधिक स्राव नहीं हो पाता, रक्त वो रोक देता है वो। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग, ये ध्यान रखिएगा। आप कभी कभी देखे होंगे कि बच्चों के जब फेस हो गए, कहीं पे चोट लगता है, किसी को भी लगता है, तो अंदर क्या होता है, एक समय के बाद वहाँ पे एक ब्लैक कलर का पट्टी बन जाता है, संरचना बन जाता है। ठीक, वो बेसिकली किससे बना हुआ है, तो ब्लड क्लॉटिंग के कारण ही बना हुआ है। जो ब्लड आपको बाहर निकला था उसका स्कंदन हो गया, स्कंदन होने का एक संरचना आपको ब्लैक कलर का बन जाता है। बच्चे कभी कभी उसको उखाड़ के हटा देते हैं। ठीक, वो तो रक्त स्कंदन जरूरी होता है। ठीक, अब ये बनता कैसे, तो इसलिए समझिए यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि जब रुधिर वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, जब रुधिर वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, उसमें उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं। आप पीछे पढ़े होइएगा तो वहाँ पर देखे होइएगा। ठीक है, कि प्लेटलेट्स का एक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स भी है। ठीक, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, टूट जाता है तथा इससे निकलने वाला पदार्थ क्या होगा, रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करेगा और एक पदार्थ बनाएगा, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, तो पहला थ्रोम्बोसाइट टूटा, रुधिर प्रोटीन से अभिक्रिया किया और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोसाइट कब टूटता है, जब आपके शरीर से रक्त बाहर निकलेगा और वायु के संपर्क में आएगा तब। ठीक है, तथा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन का C++ ये आयन, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। ठीक, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, आगे जाकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन नामक में सक्रिय पदार्थ में बदल देता है। ठीक, तो ये सब कहाँ मिलते थे, सब रुधिर के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत तनाव नहीं लेना, ये सब रुधिर के अंदर ही मिलता है। ठीक, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाकर प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लेटलेट्स से ही मिलता है, ठीक है, उसको थ्रोम्बिन नामक सक्रिय पदार्थ में क्या करता है, बदल देता है। ठीक, अब ये जो थ्रोम्बिन है रुधिर में उपस्थित ये फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये फाइब्रिनोजन जो बेसिकली आपको उपस्थित है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, तो ये थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है एक, उससे अभिक्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। ठीक है, और फाइब्रिन में बदल देता है, और ये फाइब्रिन के तंतु क्या करते हैं, जाल बना देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे आपको रक्त का स्कंदन हो जाता है। ठीक, कैसे मतलब समझिए इसको ठीक से। ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपका एक शारीरिक यहाँ पे एक संरचना था, ठीक है, और इस संरचना पे क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं पे कट लगा। ठीक है, आपका कट लगा, यहाँ पे रक्त बाहर निकला इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा, इसमें जो प्लेटलेट्स होता है वो टूटेगा, और टूटने के बाद क्या करेगा, वायु की जो अलग अलग प्रोटीन है उससे अभिक्रिया करेगा रक्त के प्रोटीन, और ये बना देगा क्या, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। ठीक, और यही प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि कैल्शियम आयन आपको रक्त में ही उपस्थित होता है, उसे क्या करता है, अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। ठीक, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा, अंततः आपके शरीर के ही हिस्से में जो प्रोथ्रोम्बिन नामक एक पदार्थ होता है उससे अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन बनाएगा, और फिर से ये थ्रोम्बिन रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन से, ठीक है, फाइब्रिनोजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो ये फाइब्रिन के तंतु बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रिन तंतु, आपको कुछ ना समझना, फाइब्रिन तंतु का मतलब होता है इस तरीके से पतला धागा रुमा संरचना जो कि फाइब्रिन है। ठीक है, इस तरीके का। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपको रक्त निकल रहा था, इस तरीके से यहाँ पे संरचना बना दे इस तरीके का। ठीक, कलर चेंज कर लेते इसको, दिखाते हैं आपको। तो
इस तरीके से संरचना बना दे, इस तरीके का, ठीक। अब जब ये संरचना बना देगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से रक्त बाहर निकलना बंद हो जाएगा और अंततः आपका रक्त का थक्का बन जाएगा और इससे रक्त का अधिक स्राव होने से बच जाता है, ठीक। तो यही होता है, ये पूरा कंडीशन है इसमें। इसमें आपको एक याद रखना है फाइब्रिनोजन, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें रक्त के स्कंदन में कैसा उदाहरण है फाइब्रिनोजन, एक याद रखिएगा, ठीक है। थ्रोम्बिन वगैरह भी पूछ लेगा आपको, थ्रोम्बिन और एक थ्रोम्बोसाइट्स, तीन ही याद रखिएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह बीच वाला उतना ध्यान नहीं रखना है। सबसे अधिक फाइब्रिनोजन, और इससे एक और सवाल बनता है कि इसमें कौन से विटामिन जरूरत पड़ता है, तो के, ये ध्यान रखना है, आगे लिखा हुआ होगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फाइब्रिनोजन ध्यान रखना है और थ्रोम्बिन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस, बाकी इसमें कहानी आपको याद नहीं रखना है। तो थ्रोम्बिन रुधिर में उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन में बदल देता है और फाइब्रिन के तंतु जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है और अंतर रक्त स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है आपका, ठीक है। अब ये है कि सर ये जो रुधिर का थक्का बन रहा है वायु की उपस्थिति में, ठीक, अंदर क्यों नहीं बन रहा है, बाहर तो बनना चाहिए, तो ठीक है, बाहर ठीक है बन रहा है, समझ में आ रहा है, अंदर भी तो बन जाना चाहिए, तो ठीक। तो रुधिर में एक ये पदार्थ होता है उसको बोलते हैं हिपैरिन, ये हवा के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। रुधिर में क्या होता है कि हिपैरिन होता है, ये पदार्थ है, ठीक है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है। कहने का मतलब ये कि जो आपका धमनी है, ठीक है, या आपका वेन्स है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें रक्त का थक्का बन जाए, आपके शरीर में रक्त का फ्लो हो रहा था, इसमें रक्त का थक्का बन जाए तो क्या होगा, रक्त का फ्लो रुक जाएगा, ठीक। रक्त का फ्लो रुक जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर आपके शरीर के भाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, धमनियाँ फट जाएगी, सब हो जाएगा आपको, ठीक। तो शरीर के आंतरिक हिस्सों में रक्त के थक्का बनने से रोकने के लिए एक पदार्थ मिलता है रुधिर में, उसको बोलते हैं हिपैरिन, ठीक। और ये क्या करता है, आंतरिक हिस्सों में वाहिनियों में क्या होता है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। फिर आप बोलेंगे सर तो फिर बाहर क्या हो रहा है, तो ये होता ये है कि हिपैरिन जो है वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा वैसे ही इसका काम निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इस कारण से वहाँ पे थक्का बन जाता है, ठीक। आंतरिक भागों में नहीं बनता है थक्का। अगला आपका एक रोग है, उसका नाम है हीमोफीलिया रोग, ठीक है। इसमें रक्त थक्का नहीं बनता है और यह एक अनुवांशिक रोग होता है। जिस व्यक्ति को ये रोग होगा, एक जेनेटिक रोग है, मतलब पेरेंट्स में होगा तो उससे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग में थक्का नहीं बनता, ठीक, और यह एक अनुवांशिक प्रकार का रोग है। यदि आपको चोट लगा कुछ हुआ तो फिर अंत आपका क्या हो जाएगा, पूरा रक्त का स्राव हो जाएगा, तो बहुत समस्या होता है इसमें, ठीक। अब इसमें क्या होता है, रक्त प्लेटलेट्स से प्रोथ्रोम्बिन स्राव होता है, ठीक है। प्लीहा को ब्लड में सब लिखा हुआ है। एक बात और समझ लीजिए, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है और यह क्या है, एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, ठीक है। सबसे पहले ये रोग हुआ था महारानी विक्टोरिया को, ठीक, महारानी विक्टोरिया को हुआ था रोग, मतलब उन्हें ये पता चला, समझ लीजिए इस तरीके से कि पहली बार उन्हें ये पता चला ये महारानी विक्टोरिया में, ठीक है, कि इस तरीके का रोग होता है, ठीक। इस कारण से इसको शाही बीमारी भी कहते हैं, हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहते हैं, क्योंकि पहली बार इसकी जानकारी महारानी विक्टोरिया में पता चला था इसके बारे में, ठीक। समझ गया बात। अगला हो जाएगा आपका, नीचे में लिखा हो कि रक्त प्लेटलेट से प्रोथ्रोम्बिन स्राव होता है, ठीक है, ये सब स्राव होता है क्योंकि अंत वो फिर रिएक्शन वगैरह करके रोकने का काम करेगा आपको, ठीक है। अगला हो जाएगा प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीहा, वही आपको स्प्लीन जिसको बोलते हैं, तिल्ली बोलते थे, जो कि अग्नाशय के ऊपर वाले हिस्से में मिलता था, पीछे आप पढ़े, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। एक इकाई रुधिर में 450 ml ब्लड होता है। यदि 1 यूनिट की बात करता है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना, इसका मतलब इसमें कितना चाहिए आपको, 450 ml आपको रक्त लगेगा, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं, इसको ठीक से हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो पेंसिल से लिखा हुआ बेसिकली, मानव में रक्त की जो कमी है, रक्त की अपर्याप्त कमी, अपर्याप्त कमी क्या कहलाता है, इस्कीमिया कहलाता है। देखिए रक्त का कमी होगा तो क्या समस्या हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है। एक तो आयरन वगैरह की कमी हो जाता है, वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा आपके ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगा आपके शरीर में, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम आप जानते हैं ऑक्सीजन को ले जाने का होता है, तो आपके शरीर में कम हो जाएगा और ये सब कम हो जाएगा तो अंततः आपका शरीर ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा शरीर के हिस्सों तक अधिक मात्रा में, तो ठीक है। नीचे में एक पॉइंट जो लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त के थक्का बनने में विटामिन के का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो यहाँ पे विटामिन के लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप, विटामिन के, रक्त के थक्का बनने में विटामिन के आवश्यक होता है। तो इस सवाल विटामिन में से एक ही पूछता है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक। आप उम्मीद करते हैं आपका टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है आपका रक्तचाप, यहाँ पे लिखा हो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। आप अक्सर पढ़े होंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका घट गया, इस तरीके का, या सुने होंगे, ठीक, इस तरीके की बातें। तो इसमें क्या होता है देखिए समझिए, ब्लड प्रेशर, एक आपको हृदय का यदि पार्ट का याद हो तो उसमें एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है, आपको याद होगा, ठीक है। ये होता है आपका हृदय में
शॉर्ट में नॉर्मल बना रहे हैं। एक आपका हो जाएगा एट्रियम, ये एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक। इसको छोटा बनाता है, आपको समझा देते थोड़ा सा बातें यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका एट्रियम और वेंट्रिकल वाला, ये ए वी वी, ठीक। आपको ये बात पता होगा कि जब शरीर के हिस्सों से, ठीक है, रक्त जब आता है तो कहाँ आता है, एट्रियम में आता है, और फिर एट्रियम से रक्त कहाँ पहुँचता है, वेंट्रिकल में पहुँचता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम वाला बात आप वहाँ समझते रहिएगा, पीछे वीडियो में हमको फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एट्रियम में पहुँचेगा रक्त शरीर के ये हिस्सों से, जब अशुद्ध रक्त आ रहा होगा तो ठीक एट्रियम में पहुँचेगा। और फिर एट्रियम से क्या होता है कि आपका रक्त कहाँ पहुँचता है, तो नीचे पहुँचेगा आपको वेंट्रिकल में, और फिर इस वेंट्रिकल से रक्त कहाँ पहुँचता है, तो ये पल्मोनरी में आपको पहुँचता हुआ दिखेगा, मतलब हृदय में पहुँचता है। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करके कहाँ आता है, तो फिर आता है यहाँ पे आपको एट्रियम में आता है, ठीक। और फिर इस एट्रियम से क्या होता है कि यहाँ रक्त पहुँचेगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पंप होने का रक्त कहाँ आता है, शरीर के हिस्से तक आपको यहाँ पे पहुँचता हुआ दिखाई देगा, ठीक। ये पूरी प्रक्रिया आपको याद है। तो पहली बार रक्त पहुँचेगा शरीर से कहाँ पे, एट्रियम में, एट्रियम से आएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से यहाँ पे पंप होने के बाद कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन लेके जब शुद्ध रक्त आएगा तो फिर से आएगा हृदय में, और फिर से हृदय में आता है, एट्रियम में पहुँचता है, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल पंप करके क्या करता है, रक्त को शरीर के हिस्से तक पहुँचाता है। और ये बाकी जो और डिटेल अंग है उसके बारे में आपको आगे के पीछे के वीडियो में बताया गया, तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप जाकर, ठीक। वो अब इसी को समझना है अपने को। तो रक्त संचार के दौरान रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों के भित्ति या सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक रक्त वाहिनी है, ठीक। रक्त वाहिनी भी आप पढ़ चुके हैं कि उसमें धमनी होता है, सिराएं होता है, सब होता है, ठीक। कैपिलरीज होता है, कुछ केशिकाएं वगैरह होता है, तो सब पढ़ चुके हैं। तो जो आपका धमनी है, ठीक है, ये धमनी है। अब इसमें रक्त फ्लो करेगा तो इसके दीवार पे कुछ ना कुछ दाब तो लगाएगा ही, ठीक है। तो इसके दीवार पे जो इसके द्वारा रक्त के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है इसके दीवार पे, ये क्या कहलाएगा, यही दाब क्या कहलाएगा, रक्त दाब कहलाएगा, रक्त दाब कहलाएगा, ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको, ठीक। पहली बार इस व्यक्ति को रुधिर दाब को जो खोजने वाला व्यक्ति उसका नाम था एस हेल्स, ठीक है, एस हेल्स। इस व्यक्ति ने रुधिर दाब को खोजा है पहली बार, कहाँ पे, घोड़े में खोजा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसके दो प्रकार होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो एक होता है संकोचन दाब और एक होता है अनुशीतलन दाब, ठीक है। संकोचन दाब और अनुशीतलन दाब बोल देते हैं इसको, ठीक। संकोचन दाब को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं अनुशीतलन दाब को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यह दाब क्या होता है, 120 मिलीमीटर Hg होता है। मिलीमीटर Hg का मतलब होता है मिलीमीटर मरकड़ी होता है, Hg का मतलब मरकड़ी है यहाँ पे, और mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक। तो 120 mm Hg, 120 मिलीमीटर क्या बोलते हैं, मरकड़ी बोलते हैं, ठीक। ये डायस्टोलिक दाब में क्या होता है, तो यह दाब आपको ये 80 मिलीमीटर मरकड़ी होता है आपका, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें कैसे होता है समझिएगा बात, जो आपको पहले बताए थे। ये जो आपका है, आपका ये संरचना, ठीक है, ये जो आपका संरचना है, ठीक। इसमें आपका एक है आपका एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक। एट्रियम को अलिंद बोलते हैं, वेंट्रिकल को निलय बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब इसमें रुधिर क्या होगा, संकुचन दाब में क्या होता है कि रुधिर निलय का संकुचन होता है और ब्लड पंप होता है। तो जब संकुचन की स्थिति होगा तो ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अधिक दाब लगता है। जब रुधिर निलय से पंप हो रहा होता है तो उसमें बहुत ताकत लगता है, तो उसके धमनी पे भी अधिक दाब लगेगा, तो इसमें हो जाता है कि 120 है, ठीक है, जो कि ये संकुचन दाब है, ठीक। इसमें चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, शायद पीछे लिखा हो, नहीं लिखा होगा तो यहीं पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए यहीं पे, ठीक है। इसमें क्या लिखना है कि इसमें निलय का संकुचन व ब्लड पंप होता है, ठीक। इसमें निलय का संकुचन होता है, निलय का संकुचन, संकुचन व ब्लड क्या होता है, जो रक्त होता है वो पंप होता है। पंप होने का मतलब क्या, निलय से यहाँ से अचानक से निकलेगा और अंत धमनियों में प्रवेश करेगा, सिराओं में प्रवेश करेगा, ठीक है, रक्त पंप होता है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये जाता है लंग्स तक, जो अशुद्ध रक्त होता है सो, ठीक, और ये जाता है बॉडी तक, ठीक, शरीर तक जाता है। इसको यदि आपको नहीं आइडिया तो फिर डिटेल वीडियो बना हुआ है पीछे में, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा जरूर प्लीज। इसमें निलय क्या होता है, का संकुचन होता है। निलय मतलब यह हम बात करें वेंट्रिकल का, ठीक है, संकुचन होगा और रक्त पंप होता है, ठीक है,
और ये एट्रियम, इसमें अनुशीतलन दाब में क्या होता है, तो इसमें रक्त अलिंद से नीला में प्रवेश करता है, अलिंद से क्या होता है, नीला में प्रवेश करता है, तो उसको बोलते हैं क्या कि ये आपका अनुशीतलन दाब है। ठीक, तो जो अधिक मात्रा में दबाव डालता है वो डालता है ये वाला पंप होने समय, ठीक, और ये कम मात्रा में दबाव डालता है तो इसको बोलते हैं कि 120/80। ठीक है, ऐसे 120 बाई क्या हो जाएगा 80। इसमें क्या होता है, जब अलिंद से निलय में ये ब्लड आएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि अनुशीतलन है, और जब निलय से ब्लड बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे कि क्या है, ये संकोचन दाब है, सिस्टोलिक प्रेशर है। आप कुछ ऐसे भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गुब्बारा है, गुब्बारा में आप पानी भर रहे थे, ठीक है, जब पानी भर रहे थे तो वो क्या है, आपका अनुशीतलन है। ठीक, और गुब्बारा को जैसे नीचे से प्रेस किए, पानी अचानक से बाहर निकला, ये आपका संकोचन दाब कह सकते हैं। ब्लड में ये हिट जो होता है, सॉरी हृदय जो होता है उसमें भी ऐसा ही समस्या आपको देखने को मिलती है। समस्या क्या, कार्य विधि उसका देखने को मिलता है इसी तरीके का आपको हृदय में भी। ठीक, वो तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप लिख लीजिए इसमें निलय का संकुचन होता है, रक्त पंप होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा क्या कि इसमें रुधिर अलिंद से निलय में जा रहा होता है। ठीक है, रुधिर अलिंद से निलय में जा रहा होता है। ठीक है, जा रहा होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। रुधिर अलिंद से निलय में जा रहा होता है, इसमें क्या होता है कि निलय का संकुचन होता है, रक्त पंप होता है, शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचता है। ठीक, ये अब अगला पॉइंट हो जाएगा आपका जो नीचे है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक, विभिन्न व्यक्तियों में जो रक्तचाप की मात्रा है उसमें अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रक्तचाप जो है उम्र, लिंग, आनुवांशिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के कारणों से बदलते रहता है। अब कोई व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब है तो हो सकता है उसका रक्तचाप बढ़ जाए। ठीक है, आनुवांशिकता भी डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति में पहले से ही रक्तचाप अधिक मात्रा में हो तो उसका रक्तचाप हमेशा से अधिक रहेगा। ठीक है, उसके आने वाले जनरेशन में भी। लिंग के आधार पर तो जनरली आपको देखने को मिलता है कि पुरुषों में जो आपको रक्तचाप अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, महिलाओं में थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा ऐसा बिल्कुल हम नहीं करें कि सिर्फ हर महिलाओं में कम होगा। ठीक है, उसके पीछे बाकी आनुवांशिकता वगैरह भी तो जिम्मेदार होता ही है। ठीक, वो अब किस मानसिक स्थिति में वो भी जिम्मेदार होता है कि आप बहुत नॉर्मल थे या फिर गुस्से में थे, उस तरीके से तो रक्तचाप वगैरह ऊपर नीचे होते रहता है। आदर्श स्थिति क्या है, तो 120/80 है। प्रकुंचन दाब व संकुचन दाब तथा आकुंचन दाब के अंतर्गत। ठीक है, प्रकुंचन या संकुचन तथा आकुंचन को अनुशीतलन कह रहे थे। दाब के अंतर क्या कहते हैं, नाड़ी दाब, ये पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और यह कितना होता है तो 40 mmHg होता है। दोनों को माइनस करिएगा तो जो क्या निकलेगा 40 mmHg निकलेगा। ठीक, वो तो पल्स प्रेशर। अगला आ जाएगा, जब कोई व्यक्ति लगातार उच्च रक्तदाब से पीड़ित होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहलाता है ये स्थिति। और हाइपरटेंशन क्या है तो 150/90 है। ठीक, कभी कभी रक्तदाब आपका ना दौड़ने वगैरह से भी हो सकता है कि शारीरिक काम वगैरह कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आपको आ सकता है। ठीक है, वो तो 150/90 हो जाएगा आपका। ठीक, ये उच्च रक्तदाब हो जाएगा, हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार निम्न रक्तदाब से पीड़ित होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, अवस्था में हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, और हाइपोटेंशन 150/50 हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि धमनी वगैरह पर अधिक दाब पड़ता है तो उसमें ये फटने की संभावनाएं हो सकता है कि आपका पूरा ये फट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये हार्ट फेलियर वगैरह की संभावनाएं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, 100/50 में क्या होता है, लो प्रेशर में क्या होगा, निम्न रक्तदाब में क्या होता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों तक रक्त ठीक से पहुंच नहीं पाता है, और रक्त ठीक से नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों तक नहीं पहुंचेगा तो अंततः आपको शारीरिक जो क्रियाएं हैं उसके संचालन में समस्या होती है, फिर आपको चक्कर वगैरह बाकी समस्या आपको देखने को मिलता है। ठीक, वो तो ये अगला आपका रुधिर वर्ग यहाँ पे पढ़ना है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो समझिए इसको क्या है ब्लड ग्रुप। तो पहली बार एक व्यक्ति, उनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, इनके द्वारा ब्लड ग्रुप वगैरह दिया गया था। ठीक है, और कहते हैं यही पता लगाया गया था कि सभी मनुष्य का जो रक्त है एक समान नहीं होता है, पहली बार इनको जानकारी मिला। ठीक है, उसमें आपको देख मनुष्य का जो ब्लड है ग्रुप है आरबीसी में पाए जाने वाले जो प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, जिसको एंटीजन कहते हैं, के कारण से भिन्न भिन्न होता है। तो जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्राप्त होता है उसके कारण से क्या होगा, अलग अलग रक्त ग्रुप का आपको टाइप मिलेगा देखने को। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ प्रतिजन या एंटीजन के बारे में। ठीक, समझिए इसमें क्या है, एंटीजन यह एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को सक्रिय करता है, मतलब एंटीबॉडी के निर्माण को सक्रिय करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई बाहरी एंटीजन आ जाता है, प्रवेश करता है, तो आपका जो एंटीजन है रक्त के अंदर में, ठीक, रक्त में जो एंटीजन वो कहेगा क्या कि बाहरी कोई व्यक्ति आ गया
अब चलो निकालो, डंडा उंडा निकालो, इसको मार उठ के भगाना है। जो डंडा है बेसिकली अपने आप में क्या है, एंटीबॉडीज है, ठीक। कि आपके शरीर को सुरक्षा करने के लिए एंटीजन क्या किया, आपके शरीर में जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ प्रवेश किया उसके ऊपर हावी हो गया, ठीक। कि ये कहाँ से आ गया भाई साहब, तुम हमारे घर में कैसे घुस गए, अब तो तुमको पीटेंगे। और पीटने का काम कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा। तो एंटीजन क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, ठीक। ये कुछ वैसा मामला है कि आपके घर में कोई प्रवेश किया और आपको लगा कि भाई आ गए हैं, ठीक। तो आप फ़ोन कर रहे हैं किसी को कि भाई आ जाओ, ये कुछ लोग प्रवेश कर गए हैं, उसको पीटना उठना है। तो जब आने वाले लोग हैं वो बेसिकली आपके लिए एंटीबॉडी का काम करेंगे, आपकी रक्षा का काम करेंगे। तो एंटीबॉडी का निर्माण भी इस तरीके से शरीर में होता है, ठीक। यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक। इसे एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भी कह देते हैं इसको। यह आरबीसी की सतह पर होता है, कहाँ मिलेगा, आरबीसी की सतह पर मिलेगा। और यह दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है, ठीक। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी आपको देखने को मिलेगा इसमें। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। तो आपको 4 अलग अलग प्रकार का रक्त समूह मिलेगा। उसमें मिलेगा ए, बी, ए बी और ओ, ठीक। अर्थात जिसमें एंटीजन ए होगा उसका रक्त समूह ए होगा, ठीक। कैसे होगा, डिजाइन वगैरह आपको मिलेगा, आगे बना के दिखाया हुआ, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि जिसके आरबीसी पे इस तरीके का डिजाइन है, ठीक है, इसका मतलब इसका रक्त क्या है, ए के तरह का दिख रहा है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। नाम देने का एक तरीका शुरू में दिया गया, ठीक, ए। जिसके आरबीसी पे इस तरीके का संरचना मिलेगा उसको बोलते हैं कि ये बी होगा, क्योंकि बी का संरचना कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये जो संरचना बी का है, ठीक, वैसा। जिसके आरबीसी पे दोनों रहेगा कि जैसे एक ए हो गया एक बी हो गया, ठीक। ये बोल रहे हैं कि ए बी एंटीजन है, ठीक। और जिसके ऊपर बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोल रहे हैं क्या कि ये ओ है। शून्य के संदर्भ में ओ कहा गया, तो ठीक, तो ओ लेटर लिया गया वहाँ से, ये अल्फाबेट से, ठीक। जिसमें एंटीजन बी होगा उसका रक्त समूह क्या होगा, बी होगा। जिसमें एंटीजन ए बी होगा उसका रक्त समूह ए बी होगा। और जिसमें कोई एंटीजन उपस्थित नहीं उसका रक्त समूह क्या होता है, ओ होता है, क्योंकि 0 का संदर्भ है तो ओ उसको बोल दे लेटर के हिसाब से, ठीक, वैसा। तो 4 हो गया आपका ये एंटीजन। और एंटीजन के ही 3 एंटीजन हो गया, 3 एंटीजन के आधार पर वो ग्रुप बन गया। जिसमें कुछ भी नहीं है उसका ग्रुप हो गया ओ। अब एंटीबॉडी क्या होता है वो देखिए यहाँ पे। तो यह डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के बाद संश्लेषित होता है, बनता है, ठीक है। संश्लेषण का मतलब होता है बंधन या मिलना हुआ, ठीक है, तो मिलके बनना। तो ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के बाद आपको बनेगा, जो कि डब्ल्यूबीसी में काम होता है ये, ठीक। तो अंततः ये ध्यान रखना कि डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करने का काम करता है। तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करेगा, उसको मजबूत करेगा कौन, डब्ल्यूबीसी करता है। यह रुधिर, प्लाज्मा व सीरम में पाया जाता है, ठीक है, एंटीबॉडीज। इसे एग्लूटिनेंस भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। ये भी होता है एंटी ए और एंटी बी, और ए और बी। समझिएगा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। यदि आपको कैपिटल लेटर के साथ लिखना होगा ना तो यहाँ पे लिखना होगा एंटी ए, ठीक, और एंटी बी। सिर्फ एंटीजन होता है तो ए बी लिखते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि एंटीबॉडी के लिए आपको यदि कैपिटल लेटर के साथ लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा एंटी ए और एंटी बी। लेकिन आपको कैपिटल लेटर नहीं लिखना है तो सिर्फ सिंपल में क्या हो जाएगा, एक एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक। एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी ए हो जाएगा। तो कैसे अपोजिट होता है तो आगे देखेंगे वैसे, पर ध्यान रखिए कि एंटीबॉडी ए के लिए स्मॉल ए और एंटीबॉडी बी के लिए स्मॉल बी लिखते हैं। यदि आपको कैपिटल के साथ लिखना हो तो एंटी और फिर ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये एंटीजन कौन है एंटीबॉडी कौन है, क्योंकि एंटीबॉडी में भी एंटीजन में भी जानते क्या होता है, ए बी सी डी ए बी होता है, ठीक है। तो इस कारण से कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एंटीबॉडी को कैपिटल के साथ लिखना है तो लिखना पड़ेगा एंटी ए एंटी बी, और नहीं तो स्मॉल में लिख दीजिए ए और बी, ठीक। तो इसका मतलब समझ आता है लोग क्या कि एंटीबॉडी इसमें ए है और बी है, ठीक, इस तरीके का। अगला आपका मनुष्य में रक्त समूह ए या एबीओ सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रक्त समूह या एबीओ सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि पहली बार में आपको एबीओ 3 रक्त समूह के बारे में जानकारी अब मिलता है, ठीक। उसमें कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने एबीओ रुधिर वर्ग सिस्टम के अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन होगा यहाँ पे, ठीक है, कि उपस्थिति के आधार पर 4 रुधिर वर्ग पाए थे, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन के लीजिएगा 4 रुधिर वर्ग को प्राप्त किया था एबीओ रक्त सिस्टम के आधार पर। उसमें है ए बी ए बी और ओ, ठीक है। ए बी और ओ 4 प्रकार का क्या हो जाएगा, आपको रुधिर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पे, ठीक। ए बी और ओ जो है रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तथा ए बी जो है बेसिकली रुधिर वर्ग की खोज डिकैस्टलो, ठीक है, डिकैस्टलो तथा स्टर्ली नामक 2 व्यक्ति ने किया है। डिकैस्टलो ऐसे लिखा हुआ, वहाँ पे बॉल लग रहा होगा आपको तो इसको ठीक कर लीजिएगा, डी
डी कैस्टेलो, ठीक। तो डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली डी कैस्टेलो तथा स्टर्ली नामक व्यक्ति ने किया है इसकी खोज, ठीक है। किसकी? ए बी की खोज। और ए बी और ओ की खोज कौन किया था? तो ये कौन किए हैं? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपका हो गया एक एबीओ सिस्टम, इसलिए बोल देते हैं, ठीक है। तो रक्त समूह कहिए, एबीओ सिस्टम कहिए, बातें कहीं होता है, ठीक है। वो अगला हो जाएगा आपका क्या? तो नेक्स्ट हो जाएगा, अच्छा ये जो खोजा गया ना, ये कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1901 में खोजा गया, ठीक है, 1901 में। और जो आपको जो स्टर्ली जो है 1902 में खोज किए हैं। तो एक वर्ष का अंतर है, अंतर पूरे एक साथ को जोड़ के बता दिया कि हाँ हमारा ये खोज हुआ, आपका ये खोज हुआ, दोनों को सबको एक साथ कर देते हैं, एबीओ सिस्टम कह देते हैं, रक्त समूह कह देते हैं, ठीक वैसा। तो चार ध्यान रखिएगा, ए बी ओ, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है, किस में कौन सा रुधिर एंटीबॉडीज मिलेगा, एंटीजन मिलेगा, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसमें एंटीजन ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप के निर्धारण में एंटीजन मुख्य भूमिका में होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्लड ग्रुप के निर्धारण में एंटीजन क्या होगा? मुख्य भूमिका में होगा, ठीक। तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी समझिए कि एंटीजन ए है तो इसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा, ठीक, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन ए होगा, ठीक। तो खासकर पहले तो ये कि पहले एंटीजन, ठीक, और यदि एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, ठीक। और उसका एंटीबॉडी क्या होगा? तो बी होगा, उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा। यदि एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या बनेगा? बी बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी होगा, ठीक, और उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा, उल्टा बनेगा। जिसमें दोनों होगा एंटीजन, आपका ए होगा बी भी होगा, दोनों होगा, तो इसमें आपको एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलेगा। और समस्या है, यदि कोई भी एंटीबॉडी होगा तो फिर आपको कोगुलेशन की समस्या बन सकता है, तो इसलिए आपको नहीं है, ठीक है। वैसा कोगुलेशन मतलब रक्त का थक्का बनने की समस्या हो सकता है। इसमें क्या है कि एंटीजन ए बी है तो इसमें एंटीबॉडी नहीं मिलता है, ठीक। यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे एंटीजन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है? ए बी है, ठीक वैसा। अब कैसे, नीचे डायग्राम देखिए, थोड़ा समझिए इसको। जैसे आरबीसी को जब हम देखे पहली बार, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आरबीसी है जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला हिस्सा, आंतरिक हिस्सा, ठीक। आरबीसी पे यदि इस तरीके का संरचना हो, ठीक है, आरबीसी पे इस तरीके का संरचना हो तो हम मान लेंगे कि क्या है? ये ए है, क्योंकि ए के आकृति का दिख रहा है तो इसलिए ए मान लिया, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय लोग जब खोजे होंगे तो अपने अल्फाबेट के हिसाब से नाम रखे होंगे, ठीक है। तो वो उस तरीके से नाम चल रहा है प्रचलन, ए हो गया। यदि किसी आरबीसी की सतह पे इस तरीके की संरचना होगा तो चूंकि इसका आकार इस तरीके से होता है, बी की तरह होता है, तो बी मान लिया हम इसको, ठीक। अब ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे, फिर ऐसे बना होगा, तो लोगों को लगा कि भाई एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा, उसका तो बी होगा, तो बी ग्रुप मान लिया इसको, ठीक, इस तरीके से ऐसा। यदि किसी आरबीसी सतह पे क्या हो जाएगा कि आपको देखने को मिला कि भाई एक आकार का भी दिख रहा है और ये बी के आकार का भी दिख रहा है, फिर ए के आकार का भी दिख रहा है, फिर बी के आकार का भी दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा एंटीजन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, ठीक। जिसके ऊपर कुछ भी नहीं दिखा आपको, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन दिखा आरबीसी, तो आप क्या किए कि आप मान लिए इसमें कि इसमें कुछ भी नहीं, इसका मतलब शून्य है, जीरो है, और जीरो को ओ से दर्शाया गया अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक। वो तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिंबल है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एंटीजन, एंटीबॉडी और आपका ब्लड ग्रुप कैसे बनता है। तो जिसका एंटीजन ए होगा उसका ये ब्लड ग्रुप भी ए होगा, क्योंकि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप के निर्धारण का काम करता है, ठीक है। और हमेशा जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीजन के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। तो एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी बनेगा, यदि एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा, ठीक है। जिसमें दोनों एंटीजन होगा उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसको ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा आपका मनुष्य में रक्त का आधान, रक्त का चढ़ाना, ठीक। ये क्या होता है? जैसे आपको ट्रांसफ्यूजन, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं वैसे इंग्लिश में, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसको, ठीक। अब इसमें कैसे होगा आपको, तो देखिए होता यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपको रक्त चढ़ाना है, ठीक है, और रक्त चढ़ाने के लिए आप गए, पर यदि आप गलत कॉम्बिनेशन चढ़ा दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कोगुलेशन की स्थिति बन जाएगा। कोगुलेशन का मतलब होता है कि इसमें रक्त चिपक जाएगा, अभी संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, अभी संश्लेषण हो जाएगा रक्त का, ठीक है, रक्त चिपक जाएगा, रक्त चिपक जाएगा तो उसमें ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? अंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी उस तरीके से। तो इसमें देखना होता है किस तरीके से हम चढ़ाएं ताकि उसमें किसी तरीके का उसमें
ये आपको रक्त चिपके नहीं, रक्त ये थक्का नहीं बने, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ देखिए क्या, रुधिर चढ़ाने के समय रुधिर के वर्ग मिलाने के आधार पर ही किसी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। रुधिर चढ़ाने के समय रुधिर वर्ग के मिलाने के आधार पर ही किसी रुधिर को किसी व्यक्ति में क्या होता है, चढ़ाया जाता है, ठीक। सामान्यतः मनुष्य में एंटीजन ए है, उसमें एंटीबॉडी बी होगा, ये तो समान बात अभी ऊपर में आप देखे थे, ठीक है। यदि उसमें एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा पाया जाता है, और इस कारण से रक्त का विश्लेषण नहीं हो पाता है, ठीक। और ये तथा इसमें रक्त का संचार होते रहता है, क्योंकि इसमें निगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आपके किसी व्यक्ति का ए रुधिर वर्ग है, ठीक, और उस व्यक्ति को बी का रक्त दे दिया जाए, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रुधिर करण करने वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी एक दूसरे के समान हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आपको पता है कैसे कि एंटीजन ए होगा तो इसके पास एंटीबॉडी बी होगा, यदि इसके पास एंटीजन बी है तो इसके पास एंटीबॉडी ए है। अब इस ए वाले व्यक्ति को इसका रुधिर दे दिए तो इसका एंटीबॉडी और एंटीजन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाता है कि इसमें हो जाएगा चिपकने की संभावनाएं, और चिपक जाएगा तो अंततः क्या होगा, रक्त का फ्लो नहीं हो पाएगा, रक्त का ये प्रवाह नहीं हो पाएगा, रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक। वो यही बात कह रहा है आपको। तो ऐसी स्थिति में रुधिर ग्रहण करने वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी एक दूसरे के समान हो जाएगा, और इससे रक्त का विश्लेषण हो जाएगा, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त के संचार में अवरोध उत्पन्न होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक। अब इस संश्लेषण का मतलब होता है चिपकना, आप इसको चिपकना कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्लूटिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक। तो आप ये भी कह सकते हैं एग्लूटिनेशन। तो ये मतलब इसमें होता है रक्त का चिपक जाना, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका ओ रक्त समूह, ठीक है। ओ रक्त समूह का रुधिर सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है, इस कारण से क्या कहते हैं, ये सर्वात्रिक दाता कहते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कुछ भी ना समझ में आए, ज़्यादा दिक्कत हो समझने में, ठीक है, ऐसे आप समझने की समस्या तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो देख के दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक। पर आपको अंततः याद करना है कि ये वाला ओ याद कर लीजिए, बी ए बी याद कर लीजिए, दो ही तो सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, कि सर्वात्रिक ग्राही और सर्वात्रिक दाता, ठीक है, दो सवाल पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रख लेना, याद कर लेना, हो जाएगा काम खत्म, आपका ज़्यादा तनाव लेने से क्या ही फायदा, कुछ है नहीं। यहाँ पे होगा सार्वत्रिक होगा, ठीक है, सार्वत्रिक होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो ओ रक्त समूह का रुधिर सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, इस कारण से ओ को सर्वात्रिक दाता कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें कोई भी एंटीजन है नहीं। अब मान लीजिए किसी के शरीर में आप प्रवेश करवाए उसको, ठीक है, तो एंटीजन कोई है नहीं, उसका शरीर जिसके शरीर में भी प्रवेश करवाइएगा उसका तो सेंस करेगा नहीं कि इसमें कोई बाहर से कुछ आया है, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का निर्माण कर नहीं पाएगा, तो अंततः वो आराम से काम कर रहा होता है, ठीक। वैसे ओ नेगेटिव रक्त वर्ग को सर्वोत्तम दाता कहते हैं, ठीक है। ओ नेगेटिव क्या होता है इसके लिए आगे बात करेंगे हम लोग, रिसर्च फैक्टर बात करेंगे तो उस पर समझेंगे उसमें क्या होता है। सामान्य रूप से जो ओ रक्त है वो क्या है, ये सर्वात्रिक दाता होता है, ठीक। आपको यही रहेगा तो इस पर भी मार दीजिएगा, ठीक। पर ओ नेगेटिव हो तो और बेहतर हो जाता है, ठीक है, उसमें और बेहतर हो जाता है कि उसमें कोई भी आपको RH फैक्टर देखने को नहीं मिलता, इस कारण से और भी बेहतर है। और जनरली ओ से सवाल पूछेगा तो ओ मारना है, ठीक है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ होता है। अगला हो जाएगा आपका ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर, जो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है उसको किसी भी रुधिर वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, इस कारण इसको सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, तो किसी का भी दीजिएगा तो एंटीबॉडी और एंटीजन मिलने की संभावना कमी है, ठीक है, तो कोगुलेशन की समस्या नहीं होगा, मतलब रुधिर के जमने की समस्या नहीं होगा, और अंतर ठीक रहता है मामला, ठीक। वैसे अब देखिए यहाँ पे आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि जिसके पास एंटीबॉडी है, ठीक है, तो चौकीदारी का काम करेगा उसके शरीर में, ठीक। जैसे इसमें कह रहा है कि ब्लड ग्रुप किसी के पास ए है, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा, ठीक। तो ये किससे प्राप्त कर सकता है, तो पहला तो अपने जैसा से प्राप्त कर ही लेगा, ए से प्राप्त कर लेगा, ठीक। ओ से ही प्राप्त कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, और ये आपके शरीर में मान लीजिए कि ए वाले के शरीर में गया तो इसका क्या है, सेंस करेगा नहीं, ठीक है, उसको लगेगा नहीं कि उसको कि कुछ आया हमारे अंदर, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसे रह जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि बी वाला ये और ये किससे प्राप्त दे सकता है, किसको दान कर सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों देगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, और आपको पता है कि ए बी है, इसका मतलब एंटीजन ए है, एंटीजन बी भी है, तो इसमें देने में समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों में सेंस तो है कि भाई सेम एंटीजन भी तो उपस्थित है, इसलिए तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक। वैसा यदि बी वाले की बात करें
तो बी वाला जो है इसमें एंटीबॉडी ए होता है, तो ये किससे प्राप्त कर सकता है, तो बी से प्राप्त कर सकता है, ओ से प्राप्त कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ओ से प्राप्त करने में, ठीक। वैसा सेंस क्योंकि एंटीजन इसके पास कुछ उपस्थिति नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का निर्माण हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो कोगुलेशन नहीं बनेगा, ठीक। और ये किसको दे सकता है, तो बी को दे सकता है, अपने हिस्से को दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी में भी बी एक एंटीजन तो है ही, ठीक है। तो यदि मान लीजिए उसमें जाएगा अभी तो सेंस कर लेगा, ठीक है, कि भाई हमारा ही तो अपना ही आदमी है वैसा, ठीक। तो ए वाला ए और ओ से प्राप्त कर सकता है और ए और ए बी को दे सकता है, ठीक। बी वाला ए बी से प्राप्त कर सकता है और ओ से प्राप्त कर सकता है और बी और ए बी को दे सकता है, ठीक। तो बी तो अपने ही जैसा है तो उसको देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, और ए बी में क्या है, बी भी एंटीजन है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई एंटीबॉडी है नहीं तो इसको पीट पाट करेगा नहीं, ठीक है, कि भाई आ गया हमारे अंदर कैसे, ठीक। वैसा जो ए बी है इसमें क्या है, तो आपका ए बी में आपको सिर्फ एंटीजन मिल रहा है आपको, ठीक। ए बी में क्या है, सिर्फ एंटीजन है, यहाँ पे सिर्फ आपको एंटीजन दिख रहा है, एंटीबॉडी इसमें है नहीं, ठीक। तो ए भी जाएगा, इसमें ए भी चला जाएगा। एक बात तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ए है तो इसका एंटीजन यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी एंटीजन ए है, तो दिक्कत तो है ही नहीं, जान पहचान वाला तो पहले से है ही इसके पास, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ए भी तभी बना जब इसमें एंटीजन ए और बी है, और एंटीजन ए और बी है तो जान पहचान तो है, ठीक है। ये कुछ ऐसा मामला है कि एक डायरेक्ट रिश्तेदार हो गया, ठीक, और एक रिश्तेदार का रिश्तेदार हो गया, ठीक। तो इसमें इस तरीके का, तो इसमें एंटीजन ए और बी तो है ही, तो ये ए से भी लेगा, पहले तो अपने जैसा से ले लेगा, ठीक। उसके बाद ए से ले लेगा, उसके बाद बी से भी ले लेगा क्योंकि इसमें दोनों में एंटीजन ए और बी तो उपस्थित हैं ही, ठीक। और ओ से भी ले लेगा क्योंकि इसमें तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने का कोई समस्या है ही नहीं, ठीक। वैसा दूसरा है आपका, ये दे किसको सकता है, दान कर सकता है अपने जैसा को, किसको दे सकता है, अपने जैसा को दे सकता है। ये दूसरे को देगा तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको दे दिया, ए बी वाले को दे दिया, ठीक है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। वैसा अब ओ वाला जो है वो ओ वाला के पास एंटीजन नहीं है पर एंटीबॉडी यहाँ पे है, ठीक। इसके अंदर में कोई भी ब्लड आएगा, ठीक है, ए आएगा, ठीक, तो इसमें समस्या हो सकता है, कोगुलेशन का समस्या हो सकता है, ठीक। ओ वाला क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है सिर्फ ओ से, और दान कर सकता है सबको, ठीक, ऑल को दान कर सकता है, सभी को दान कर सकता है। प्राप्त करेगा किससे, सिर्फ ये अपने से जैसे से प्राप्त करेगा, दूसरे से प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर में दो एंटीबॉडी उपस्थित है, क्या कि आप तुमको पीटेंगे, ठीक है, कोई भी आएगा इसके घर में तो प्रवेश करेगा तो उसको पीट पाट देगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी पर ध्यान रखिएगा ये कि अंततः किसी ब्लड को लेने के संदर्भ में वो रहता है कि यदि कोई ब्लड आएगा उसके शरीर में तो वो पीट पाट देगा, ठीक है, उसको ठीक कर देगा कि हमारे घर में कैसे प्रवेश कर गए। तो एंटीबॉडी का काम ऐसे भी रक्षा करने का होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ए वाला जो है वो ए से ले सकता है, अपने जैसा से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक। दे किसको सकता है, तो ए को दे सकता है, मतलब अपने जैसे को दे सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या सकता है कि ए बी को दे सकता है क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक। वैसा बी वाला क्या कर सकता है, बी प्राप्त कर सकता है बी से, मतलब खुद से, और ओ से प्राप्त कर सकता है, ठीक। और दे किसको सकता है, तो अपने जैसे को दे सकता है, और ये ए बी को दे सकता है क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी ए बी में तो पहले से ही नहीं है, ठीक। एंटीबॉडी ए बी वाला सबसे ले सकता है, ठीक है, सबको ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक। मान लीजिए कोई दूसरा एंटीजन इसके घर में पहुंचा भी, ठीक है, तो एंटीबॉडी तो इसके पास है, ये नहीं है तो पहचान ही नहीं पाएगा, कहेगा मस्त हम, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगे, क्या कर लोगे, ठीक। वैसा इसे कुछ ऐसा मामला है कि मान लीजिए कि सरकारी घर, इसको समझ लीजिए ए बी को, ठीक, सरकारी जगह पे किसी भी पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, सबके लिए खुला हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक। वैसा एक इस तरीके से समझ सकते हैं लोग, ठीक। ओ वाले में आपका एंटीबॉडी दो है तो इसमें किसी से के आने की संभावना ही नहीं बनता, ठीक है, ये सिर्फ ओ से ही लिया जाएगा, पर ये दे सबको सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। वैसा तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा तो अंत आपको समझ में आ जाएगा, बात बहुत तनाव वाला बात नहीं है, ठीक। इसमें अगला है रुधिर वर्ग के जीन्स, ठीक। रुधिर वर्ग का जीन्स मतलब क्या है कि जो भी मान लीजिए कि आपको बच्चे में रुधिर वर्ग किसी तरीके का निर्धारण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन है, ठीक है। रीजन क्या है कि आपके बच्चे में उस तरीके का रुधिर निर्धारण होने के पीछे आपके में जीनोटाइप होगा, ठीक है, जो क्या करता होगा, रुधिर वर्ग के निर्धारण में सहायता करता होगा। जीनोटाइप जो होगा वो रुधिर वर्ग के निर्धारण में सहायता करता होगा। तो कैसे होता है निर्धारण, उसको समझना है अपने को, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें यह है कि मनुष्य के संतान में आरबीसी में जो बनने वाला एंटीजेंस का निर्धारण है जीन्स के द्वारा होता है, ठीक है। कोई ना कोई जीन है जो उसको निर्धारित करने का काम करता है आरबीसी में, तभी वो क्या होता है, जो एंटीजन है वो क्या बनता है, किसी न किसी जीन के द्वारा बनता है, और वही जीन क्या करता है, आपके शरीर में रुधिर वर्ग का निर्धारण का काम करता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जीन्स को क्या है, आई से अभिव्यक्त करते हैं, किससे, आई से अभिव्यक्त करते हैं, जीन्स को आई से अभिव्यक्त करते हैं। और आई का अर्थ क्या होता है, आइसो हीमोग्लूटिनिन बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि एक तरीके का आपको क्या है, जेनेटिक
ये एंटीजन्स कह सकते हैं उसको, वो है। और इसी से क्या होगा, इसमें निम्नलिखित प्रकार के से व्यक्त किया जाता है। ठीक, इसमें देखिए यदि किसी के जीन में IA होगा, ठीक है, IA होगा तो इसका मतलब है कि इसका ये एंटीजन क्या होगा, A होगा, इसके A का निर्धारण हो जाएगा। ठीक, यदि उसमें IB होगा तो एंटीजन B का निर्धारण हो जाएगा। ठीक, यदि इसमें IO होगा इसका मतलब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, क्योंकि O का मतलब क्या है, शून्य। ठीक है, जीरो, कोई एंटीजन नहीं होगा। और ये अप्रभावी होता है हमेशा। क्यों होता है बताएंगे अभी आपको, अप्रभावी का मतलब क्या है। यदि किसके एंटीजन जीन्स में क्या होगा, IA भी है और IB भी है तो उसमें एंटीजन AB बनेगा। ठीक है, तो ये एंटीजन AB का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अप्रभावी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक साथ दो जीन आया, ठीक है, एक साथ क्या आया, एक IA आया और IO आया। ठीक, तो हमेशा प्रभावी A वाला रहेगा, O कभी भी प्रभावी नहीं होता है। O प्रभावी तभी होगा जब दो जीन आ गया, IO भी आ जाए, IO भी आ जाए, तो दोनों प्रभावी होकर IO बनाएगा, जो कि एंटीजन O बनेगा। और एंटीजन O का मतलब कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ब्लड ग्रुप O बनेगा इसका। ठीक, O, इसको डिटेल समझते हैं और देखते हैं नीचे में है तो नहीं, तो फिर हम आपको खुद ही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि किस तरीके का जीनोटाइप बनता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों में A ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसमें IA और IA होगा। ठीक है, जीनोटाइप, और IA और IO हो जाएगा जीनोटाइप। ठीक, वैसा B है, इसका मतलब IB होगा जीनोटाइप और IB होगा, IB और IO होगा जीनोटाइप उसका। ठीक, और AB होगा मतलब IA होगा और IB हो सकता है। ठीक, और O होगा मतलब IO और IO हो सकता है जीनोटाइप उसका। ठीक, वैसे अब यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है, सॉरी, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। उसके बाद इसको जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक, बाकी हम ये डायग्राम बाद में समझ लेंगे, पहले के एग्जाम्पल लेते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो O होता है हमेशा अप्रभावी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि IB और IO मिल रहा है तो IO का वैल्यू नहीं होगा, B एंटीजन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये अप्रभावी कहा गया है इसको, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसमें क्या कहा कि A होगा तो IA और IA होगा। ठीक है, इसका जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप मतलब जीन्स। ठीक है, और IA और IO हो सकता है जीन्स इसका। ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है। ठीक है, ठीक, किसी के पिता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का हो जाएगा फादर का A। ठीक, और माता का क्या हो जाएगा, मानते हैं हम, बस इतना ध्यान रखिएगा, O है जिसका जीनोटाइप। ठीक, तो आपको पता है कि यदि IA होगा तो इसका जीनोटाइप क्या क्या बन सकता है, दो बन सकता है, IA बन सकता है, IA बन सकता है, IA बन सकता है, IO बन सकता है जीनोटाइप इसका। ठीक, तो हम लोग बना लेते हैं। इसका जीनोटाइप बनेगा IA। ठीक, और IA और IO, मतलब ये कि जो ये ब्लड ग्रुप बना होगा A ब्लड ग्रुप, उसमें दो जीनोटाइप रहा होगा। ठीक, या तो वो बना होगा IA से और IA से बना होगा, या फिर बना होगा IA और IO से बना होगा। ठीक, और O चूंकि पर अप्रभावी होता है तो इसका प्रभाव A से ही बन गया होगा, तो एंटीजन A मतलब ब्लड ग्रुप A हो गया होगा उसका। ठीक, ये अब इसको हम लोग ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो IA I हो गया, माता में क्या होगा तो IO होगा। ठीक, और IO होगा। ठीक, IO और IO। ठीक, दो बार आपको जीनोटाइप देखने को मिला। ठीक, IO और IO, इसमें क्या हो जाएगा IA और IA और IO। ठीक, ध्यान रखिएगा, मतलब फिर से बोल रहे हैं आपको, यदि A किसी का ब्लड ग्रुप है इसका मतलब उसमें जीनोटाइप A वाला हो सकता है या O वाला हो सकता है। तो IA होगा, मिला होगा तो बना होगा, IA और IO मिला होगा तो बना होगा जीनोटाइप। ठीक, वैसा अब मान लीजिए कि माता से यहाँ से IA आया और पिता से यहाँ से IA आया। ठीक है, क्या आया, IA और माता से आया IO बच्चे में। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, तो ये A बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो O वाला है वो अप्रभावी होता है, यहाँ पे बन जाएगा A। ठीक, फिर से लेते हैं कि मान लीजिए कि ये वाला आपका जीनोटाइप आ गया। ठीक है, ठीक, इसके साथ और इसके साथ करवा देते हैं, तो फिर IA और IO फिर से क्या बनेगा, A बनेगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अब ये जो जीनोटाइप है ये A वाला तो IA और फिर से ये IO। ठीक, फिर बनेगा A, और फिर यदि IO आ जाएगा और यहाँ से IO आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर से A। समझ गए, सॉरी, ये IO और IO है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आया IO। ठीक, ये IO और यहाँ से IO। ठीक, तो IO है तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर O बनेगा इसका एंटीजन। ठीक, तो उसमें संभावनाएं क्या है, एक तो A बन सकता है या O बन सकता है। ठीक, बच्चे में यदि माता का फादर का A है और माता का जो माता जी है उनका मदर का जो है O है। ठीक,
तो उसमें ब्लड ग्रुप बनने के संभावना जो बच्चों में बनेगा वो ए बन सकता है या ओ बन सकता है। ठीक, ये क्या क्या नहीं बनेगा, तो बी नहीं बनेगा, ए भी नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि बी बनने के लिए क्या चाहिए आपको, जीनोटाइप चाहिए बी वाला। ठीक है, तो बी तो है नहीं अपने पास। ठीक, वैसा ध्यान रखिएगा। इसको 2-3 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पिता के पास फादर का जो है वो ए बी है। ठीक, और मदर का क्या है आपका, ये मदर का कुछ भी ले लेते हैं, ओ ले लें, आप जो भी कहेंगे वो ले लेंगे। ठीक है, तो मदर का कुछ भी हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है, तो हम ये ले लेते हैं कि मदर का है बी। ठीक, मदर का बी, फादर का ए बी और मदर का बी है। ठीक, अब आप खुद ही देखिए कि ए बी का जो जीनोटाइप है वो क्या है। ए बी का जीनोटाइप है आई ए और आई बी। ठीक, आई ए और क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा इसका जीनोटाइप, आई ए और आई बी। मतलब जो ए बी ब्लड ग्रुप बना है उसका जीनोटाइप क्या है, ये वाला है आपका। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आई ए और आई बी। मदर का जो बी बना है इसमें 2 जीनोटाइप है। ठीक, इसमें आपका आई बी है और फिर क्या हो जाएगा, आई बी हो तो बना होगा जी ये, या फिर इसमें क्या हो जाएगा, आई बी और आई ओ मिला होगा तो ब्लड ग्रुप इनका बी बना होगा। ठीक, जो इनके पेरेंट्स से पहले से मिला होगा इनको। ठीक, वैसा तो या तो आई बी मिला होगा इनको पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, या फिर आई बी आई ओ मिला होगा तो इनका ब्लड ग्रुप भी बना होगा, तो इसका जीनोटाइप इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। ठीक, वैसा अब इसमें दोनों में एक रिएक्शन करवाइए। ठीक है, ब्लू कलर लेते हैं, इसमें रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आया आई ए आया। ठीक है, पिता से क्या आया, आई ए आया, और माता से क्या आया, आई बी आया। तो आई ए और आई बी, तो आपको पता है कि दोनों प्रभावी होता है। ठीक है, ए और बी प्रभावी होता है, ओ अप्रभावी होता है। ठीक, तो दोनों आएगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बन सकता है। ठीक, बच्चों में मान लीजिए कि पिता से यहाँ से आया गया, फिर से आपको हम ले लेते हैं आई ए वाला ही लेते हैं। ठीक है, पिता से आया फिर से आई ए। ठीक, तो यहाँ से फिर से आया आई ए, और मदर से आ गया कौन सा, आई बी वाला, ये वाला जीनोटाइप आ गया। ठीक, तो आई बी आएगा तो फिर से क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक, सबके साथ रिएक्शन करवाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबके साथ करवाना अपने को रिएक्शन। ठीक, वैसा फिर से मान लीजिए कि माता से आ गया आई बी आ गया, और पिता से आई बी आ गया। ठीक है, सॉरी, पिता से आ गया आई बी और माता से भी आई बी आ गया। ठीक, तो यहाँ से बी बनेगा। ठीक, फिर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसका करवाएंगे तो यहाँ पे आई बी बनेगा। ठीक है, बी ही बनेगा ब्लड ग्रुप। ठीक, तो इस तरीके से करवाएंगे। अब मान लीजिए कि किसी भी हाल में आप रिएक्शन करवाते हैं आई ए के साथ आई ओ का, या फिर करवाते हैं आई बी के साथ, जो कि यहाँ पे आई बी है, इसका आई ओ के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, इन सब स्थिति में क्या बनेगा, तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, बी बनेगा, क्योंकि ओ जहाँ पे भी होता है क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो आई ए और आई ओ क्या बनेगा, ए ही बना देगा, और आई बी और आई ओ क्या बना देगा, बी बना देगा। ठीक, वैसा इसमें क्या क्या बनने की संभावना है, या तो ए बी बन सकता है, ठीक, बी बन सकता है, ठीक, 2 ही बन सकता है आपका ब्लड ग्रुप, या ए बन सकता है। ठीक है, ए भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें ब्लड ग्रुप बनने की संभावना क्या है, ए बी, बी और ए बन सकता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, ओ नहीं बनेगा इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, क्योंकि ओ के लिए 2 आपको एंटीजन चाहिए आई ओ वाला। ठीक है, नहीं तो एक रहेगा तो हमेशा अप्रभावी होता है, और वो हमेशा जो भी आसपास उसके होगा, बी होगा, ए बी होगा, जो भी होगा वो अपना बना के चला जाएगा। ठीक, वैसा समझ के बात। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। ठीक है, समझाते हैं अच्छे से। ठीक, एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि फादर के पास ए है और मदर के पास बी है। ठीक, एक उल्टा कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक, अब इसका एंटीजन देखिए क्या होता है। इसका एंटीजन हो जाएगा आपका, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा इसका, आई ए और आई ए। ठीक, एक स्थिति तो ये बनेगा। दूसरा जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। ठीक, वैसा इसका जीनोटाइप देखिए क्या बनेगा, तो या तो एक आई बनेगा आई बी या आई बी। ठीक, और ये हो जाएगा एक और आई बी और आई ओ। ठीक है, वैसा अब क्रॉस रिएक्शन करवाइए। ठीक है, जब ये ब्लड ग्रुप मतलब फादर का या और मदर का दोनों का गया होगा, ठीक है, जाइगोट बना होगा, उसके बाद ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ होगा। ठीक है, तो इसके एंटीजन में इस तरीके से जीनोटाइप ये था। ठीक है, करवाइए। जैसे मान लीजिए कि आई ए आया और आई बी आया। ठीक है, मान लीजिए कि आई ए आता है और आई बी आता है। ठीक, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक, फिर इसका ऐसा निर्धारण करवाएंगे। ठीक, आई ए और आई बी, तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, कि दोनों प्रभावी हो जाएगा। ठीक,
फिर आप आई ए और आई बी करवाएंगे, ठीक है, तो इसमें भी ए बी बनेगा, ठीक। यहाँ पे आई ए और आई बी करवाएंगे, ए बी करवाएंगे, आई बी करवाएंगे, तो इसमें भी क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक। लेकिन जब आप आई ओ, जो कि यहाँ जो ए बना था, इसका जीनोटाइप क्या था, आई ए भी था और आई ओ भी था, इसमें करवाएंगे आई ओ और आई ओ का करवाएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा इसका ब्लड ग्रुप, ठीक। अब इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, ठीक। जब इसका रिएक्शन आई ओ का आई बी के साथ होगा, ठीक है, होगा, क्योंकि क्रॉस रिएक्शन में एक एक को लेना था हमको, ठीक है, पहले एक को लेना था यहाँ से, फिर एक को लेना था यहाँ से, ठीक। हम आपको शॉर्ट में ये बता रहे हैं कि एक एक लेके बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी को लेके बनाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, हर किसी को लेके बनाना है, ठीक। एक काम करते हैं, फिर से हम बना ही देते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मदर, फादर और मदर, ठीक, इनका ब्लड ग्रुप है ए, इनका ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करिएगा, ठीक है। इसका जीनोटाइप हो जाएगा आई ए, आई ए, और दूसरा हो जाएगा आई ए और आई ओ। का मतलब ये है या तो ये आई ए और आई ए के मिलने से बना होगा एक ब्लड ग्रुप, या आई ए और आई ओ के मिलने से बना होगा ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी ओ आएगा वो अप्रभावी होता है, जिसके साथ भी रहेगा वो अपना ब्लड ग्रुप बना के चला जाएगा, ठीक है। बी तभी बना होगा जब आई बी और आई बी मिला होगा, ठीक है, और फिर आई बी और आई ओ मिला होगा, ठीक। क्रॉस रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, एक बनाते हैं इसके साथ, यहाँ से लेते हैं आई ए और यहाँ से लेते हैं आई बी, एक क्रॉस रिएक्शन होना, अब दोनों में क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक। एक क्रॉस रिएक्शन हो गया। दूसरा क्रॉस रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, ठीक। इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें बन जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ए आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से बी आ जाएगा, ठीक। यहाँ ई वाला बी ले लीजिए, ठीक है, तो आई ए और आई बी, ठीक है, आई ए और आई बी, ठीक। इसमें भी क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक। तीसरा क्रॉस रिएक्शन करवाइए तो क्या बनेगा, तो आई बी आएगा तो आई ए आएगा, ठीक। तो इसमें भी क्या बनेगा, तो इसमें भी ए बी बनेगा, ठीक। अब यहाँ से आई ए आ रहा है, क्या आ रहा है, आई ए, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, आई बी आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अब इसमें मान लीजिए कि आई बी, आई ए और आई ओ का करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो ए बनेगा। यहाँ से आप आई ओ और यहाँ से आई बी का करवाइएगा रिएक्शन तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका बी बन जाएगा, ठीक। और फिर यदि आप करवाएंगे कि आई ओ और आई ओ का करवाएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो मतलब क्या है, इसमें सब ब्लड ग्रुप बन रहा है, ए बी भी बन रहा है, ए बी भी बन रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक। वो तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका ये रुधिर की वंशागति में, यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ, देख लीजिए इसमें क्या क्या है, ठीक। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो पहला कॉलम क्या है, ब्लड ग्रुप। दूसरा कॉलम क्या है आपका, संतति, मतलब जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो संतति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक। इसमें ए और ए है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, क्योंकि बी और ओ भी होने के लिए जरूरी क्या है कि उसमें जीनोटाइप में क्या होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, ठीक। तभी तो ए और बी बन सकता है ना। तो ये जीनोटाइप में बी होगा तभी बनेगा, नहीं तो अदरवाइज ए और ए मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जीनोटाइप ऊपर में क्या देखे थे आप देखे थे कि आई ए हो सकता है, आई ए हो सकता है, या फिर आई ए और आई ओ हो सकता है। और जब ये ए और ओ मिलेगा तो सिर्फ या तो ए बनेगा नहीं तो ओ बनेगा, ठीक है, सिंपल, समझ रहे हैं बात ना। तो दोनों में से कोई, इसमें याद ध्यान रखिएगा, ये फादर में से आया है, ठीक, और ये मदर में से आया है, ठीक। वैसा तो यदि ए और ए आया है तो क्या बनेगा, तो या तो ए बनेगा या ओ बनेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्योंकि ये फादर का ये एक जीनोटाइप का, ए का जीनोटाइप का ये हो गया, ठीक है। मदर का करेंगे तो फिर उसमें भी क्या होगा, आई ए और आई ए, या फिर आई ए और आई ओ, ठीक। तो ये ओ और ये ओ मिला देंगे, क्रॉस सेक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बन सकता है, ठीक। और बाकी में तो ए बनेगा ही, ठीक, वैसा। फिर दूसरा आपका ए बी, ए इंटू बी, तो यहाँ तो ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा, ओ बनेगा, ठीक। अभी आपको करके दिखा दो, थोड़ा देर पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि ए आएगा, बी आएगा तो क्या होगा, ए तो बन ही सकता है, बी बन ही सकता है, क्योंकि बी इसमें है तो बी का जीनोटाइप बी होता ही है, तो बन ही सकता है, ठीक। ए बी बन सकता है क्योंकि ए और बी दोनों का जीनोटाइप यहाँ पे रहेगा, ठीक। और ओ बन जाएगा क्योंकि बी भी बनता है क्या से, आई ओ या आई बी से बन सकता है, ठीक। और ए का भी आई ओ और आई बी निकालेंगे तो ओ मिला के आई ओ और आई ओ मिला के क्या करेंगे, जो कि आप थोड़ा देर पहले बना के दिखाएं आपको, ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा ए और बी,
इसमें ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए भी बन सकता है। इसमें ओ नहीं बनेगा क्योंकि उस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वो उस तरीके का आपका ओ और ओ है, तो देखने को नहीं मिलेगा। ए बी में क्या बनेगा, ए और बी मिलाएंगे तो ए बी आपका बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो नहीं बन सकता, ठीक। इसमें आपको चेक करना तो चेक करवा देते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि ए आपका है तो ए में क्या हो सकता है, आई ए और आई ओ, ठीक। और आपका पता है कि आपका जो एंटीजन है वो क्या है, यदि आपका एंटीजन ए बी है, ए बी का एंटीजन क्या होता है, जैसे फादर से, जैसे मान लीजिए कि ये फादर का था, ठीक। फादर में या तो आई ए हो सकता है, आई ओ हो सकता है, ठीक, या फिर आई ए और आई ए हो सकता है। यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें आई ए हो सकता है, आई ओ हो सकता है इसका जीनोटाइप, ठीक। और इसमें जीनोटाइप एक और हो सकता है कि आई ए है या आई ए है, ठीक। वैसा मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका जीनोटाइप क्या होता है, तो ये होता है आई ए और आई बी, ठीक। और आपको जीरो बनने के लिए पता है कि ओ बनेगा तभी जब इसमें भी ओ कहीं पे आई ओ होता, ठीक। तो ये आई ओ और आई ओ मिलाते तो क्या बन जाता, ओ बनता। अदरवाइज तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ आई ए और आई बी मिल रहा है, ठीक, इसका जीनोटाइप, ठीक। इस कारण से यहाँ पे ओ नहीं बनेगा, ठीक। वो अगला हो जाएगा ए, सबको आप निकाल के देखिएगा उसी विधि के आधार पर, ठीक है। इसको क्या करिएगा, ये पहले आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पहले आप लिखिएगा, ठीक। और क्रॉस रिएक्शन करवा के आप देखिएगा उसको, ठीक है। इमेज में जो पीडीएफ में जो मिलेगा जो आपका इमेज ये, उसमें हम आपको एक क्रॉस रिएक्शन वाला हम आपको दिखा देंगे, वहाँ से आप उसके बेस पे बना के देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, ठीक। वो ये आपका हो जाएगा अगला, ए और ओ होगा तो क्या बन सकता है, तो पहले ही आपको ए होगा वो होगा तो क्या होगा, ए और ओ बन सकता है, ठीक। ए बी और बी नहीं बनेगा। इसमें एक फादर का, इसमें एक मदर का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि फादर से ए आया, मदर से ओ आया तो क्या होगा, ठीक। बी आया और बी आया तो फिर क्या होगा, इस तरीके से बात किया गया, ठीक है। यदि बी और बी आएगा तो बी और ओ बन जाएगा, ए और ए बी नहीं बनेगा, क्योंकि ए बी बनने के लिए और ए बनने के लिए क्या चाहिए, जीनोटाइप ए चाहिए, और ए बी बनने के लिए उसमें क्या चाहिए, एक जीनोटाइप ए चाहिए, ठीक है, तभी तो ए बी बनेगा ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी और बी, ए बी है तो इसमें क्या हो जाएगा, बी भी बनेगा, ए भी बनेगा, ओ ए बनेगा, ठीक है। ओ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे देखे थे ये वाला बात, ठीक, ध्यान रखिएगा। बी इंटू ओ होगा तो क्या होगा, बी बनेगा, ओ बनेगा, ए बी नहीं, ए और ए बी नहीं बनेगा, ठीक। ए बी और ए बी रहेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा, ओ नहीं बनेगा, क्योंकि फिर से वही बात, क्योंकि ए बी का जीनोटाइप क्या होता है, कहीं पे भी आई ओ और आई ओ नहीं आता उसमें, सिर्फ उसमें क्या होता है, जीनोटाइप में आई ए होता है और आई बी होता है, ठीक। तो क्रॉस रिएक्शन करवाएंगे तो ओ है या नहीं, तो ओ कहाँ से बनेगा, ठीक। वैसा ए बी और ओ होगा तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा सिर्फ, ठीक। फिर से वही बात, और या तो ए और बी और ओ नहीं बन सकता है, ठीक। और इसमें ओ क्यों नहीं बनेगा, जिसका देख लीजिए, चेक कर लेते हैं हम एक बारी। से मान लीजिए कि आपके पास ए बी है तो इसका जीनोटाइप क्या है, ए है और आई बी है, ठीक। वैसा तो ये फादर से आया, मान लीजिए मदर से आया आई ओ, आई ओ का जीनोटाइप क्या होता है, आई ओ होता है और आई ओ होता है, ठीक। इसका जीनोटाइप यही होता है, आई ओ और आई ओ। अब इसमें क्रॉस रिएक्शन करवाइए, आई ए और आई ओ, ठीक। आई ए और आई ओ आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा इसमें, ठीक। और मान लीजिए कि इसमें आपका क्या आता है, आई बी आता है और आई ओ आता है तो क्या बनेगा, तो बी बनेगा इसमें। आपको पहले बताएं कि ए हमेशा क्या होता है, प्रभावी, ए और बी प्रभावी है जीनोटाइप है, ठीक। ओ अप्रभावी है, तो यदि दो का साथ रिएक्शन होगा, ए और ओ का होगा तो ए बनेगा, ए बी और ओ का होगा तो ये बी बनेगा, ये अप्रभावी कहलाता है, ठीक। ये देख लिए आप, ठीक। इन दोनों स्थिति में क्या बन रहा है आपको, ए और बी ही बनता हुआ दिखाएगा, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, ए भी कर लीजिएगा, ए और बी, ठीक। इसमें क्या क्या नहीं बनेगा, तो ए बी और ओ नहीं बनेगा। एक मिनट रुकिएगा हम थोड़ा सा, ठीक है। ए बी इंटू में क्या बनेगा, या तो ए बन सकता है या बी बन सकता है, ठीक। ए बी और ओ नहीं बनेगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ए बी और ओ नहीं बनेगा, क्योंकि आप ऐसे क्रॉस रिएक्शन करके देखिए ना आप खुद ही, ठीक है। यहाँ से आई ए आएगा, यहाँ से आई ओ आएगा, तो फिर ए बी बनेगा, ए बी बने का जरूरी तो क्या है कि इसमें इधर से एक साइड से क्या है, यहाँ से ए आए, इधर से बी आए तो ए बी बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो सिर्फ आई ओ है, तो क्रॉस सेक्शन में ए बी बनेगा ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ए बी प्लस ओ हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा देके ए या कॉमा देके बी कर लीजिएगा, ठीक, ऐसे। अब ओ इंटू ओ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप सिर्फ ओ बनेगा, ए बी और ए बी और ए बी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए फादर से ए आ रहा है, ठीक है, सॉरी, फादर से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, मदर से भी हो रहा, ओ आ रहा है, ठीक। जीनोटाइप निकालिए, इसका क्या होता है, आई ओ, ठीक, आई ओ,
आई ओ, किसी भी रिएक्शन क्षेत्र में किसी भी तरीके से रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा, आई ओ और आई ओ ही आएगा, और ओ हमेशा क्या होता है, ओ बनाएगा, तो सिर्फ ओ बनाएगा, ए और बी और ए भी नहीं बनाएगा। ठीक, इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बाकी जो बच गया इसमें अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा भी आपको लगा होगा एक बार कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि कैसा भी लगा आपको वीडियो वो। ठीक है, चलिए बाय।